हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग लिबरलिज्म पढ़ने वाले हैं जो कि पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। तो यूनिट 8 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है जो कि आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ये सिलेबस लिया गया है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पर आप पेपर 1 में देख सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स में यूनिट 8 है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म। तो पेपर में हमेशा क्वेश्चन ना दो तरीके से आते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के टॉपिक से पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में भी क्या पूछ लेगा वो हमें नहीं पता। तो जैसे कि अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा था कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में से कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी बताओ। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये आपको कैसे पता लगेगा? तो ये आपको पता लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो यूपीएससी के पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप उठा जाओ और उसको देख जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्योंकि आप लिबरलिज्म ज़्यादा पढ़ लोगे पर लिबरलिज्म के अंदर से और कौन से एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा ये कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो दो तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो सिलेबस आपको डाउनलोड करके रखना है, हमेशा अपने पास रखना है। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री बुकलेट अवेलेबल है। तो उसमें आप देखना कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे रिपीट कर रहा है। इनफैक्ट फालतू रैंडम टेस्ट सीरीज़ लगाने से बेटर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, वही टॉपिक्स हैं। और 40 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर कर देते हो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया, और जो नया क्वेश्चन आ भी जाएगा वो तो सभी के लिए नया होगा ना, फिर आप अकेले नहीं हो। तो लिबरलिज्म हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर्स में हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोग जो नोट्स बना रहे हैं इसके बाद आपको कोई भी और बुक रेफर करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सारे ऑथेंटिक बुक्स और रिसोर्सेज रेफर करके ही ये नोट्स बनाए हैं, जिसमें हमने पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी कवर किए हैं। ठीक है, तो सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कवर किए हैं। साथ ही साथ जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से यूपीएससी पूछ सकता है वो टॉपिक्स भी हम लोगों ने कवर किए हैं। तो इसके बाद आपको कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी और कुछ रेफ़र करने की। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे लिबरलिज्म है, अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो बंदा ज़्यादा सिलेबस पढ़ के सिर्फ लिबरलिज्म प्रिपेयर कर जाएगा, पर यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जैसे 1992 का ये क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद द व्यू दैट लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ वन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज? फिर 2018 का ये क्वेश्चन आया था कि जॉन लॉक इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। तो आप क्वेश्चंस देखो किस तरीके के आ रहे हैं। 2013 का क्वेश्चन था, डिस्कस द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। तो अब आपको ये पता लग गया है कि ये लिबरलिज्म के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इन एरियाज़ में मुझे अपनी प्रिपरेशन रखनी है। ये वाले एरियाज़ लिबरलिज्म तो पढ़ के जाना ही है, साथ ही साथ मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, जॉन लॉक के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, रेवोल्यूशनरी आइडिया के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, और कम्युनिटेरियन क्रिटिक के बारे में भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दोबारा ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए। और इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आप देखो 2001 का क्वेश्चन आया था, डिफाइन आइडियोलॉजी, क्रिटिकली एग्जामिन एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। फिर 2011 में क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द डिबेट ऑन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। फिर 2019 में क्वेश्चन आया था, कमेंट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। तो आप बार बार बेकार में कोई और टेस्ट सीरीज़ लगा के ऐसी रैंडमली अंधाधुन बिल्कुल हवा में तीर चला के आप प्रिपेयर क्यों करोगे, जब आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वर्ड टू वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पता लग गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि मुझे एंड ऑफ आइडियोलॉजी टॉपिक ये पढ़ के जाना है, क्योंकि यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो यही इंपॉर्टेंस होती है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सिलेबस से आपको टॉपिक पता लगता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता लग जाता है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली जब 3 बार पूछ लिया है, ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो आपको भी पता है आइडियोलॉजी में आपको एंड ऑफ आइडियोलॉजी तो मिस करना ही नहीं है। आइडियोलॉजी पढ़ के जाना कि टॉपिक है क्या, उसके बाद एंड ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ जाना। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कवर हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख भी सकते हो। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो लिबरलिज्म पढ़ रहे हैं, लिबरलिज्म होता क्या है? पहले तो मैं आपको शॉर्ट में वैसे ही बता देती हूँ। लिबरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन है जो इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसको इन्हांस भी करता है।
प्रोटेक्ट करेगा, इन्हांस करेगा। तो इसके लिए ये लोग कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम ही सब कुछ होती है। स्टेट अच्छी बात है कि स्टेट आ रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बस स्टेट की भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक लिमिट में प्रोटेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आप हमारे राइट्स हमसे छीन लो। हमें पूरी फ्रीडम चाहिए अपनी, जैसे हम रहना चाहते हैं हम वैसे रहेंगे। तो पॉलिटिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम ही यही है कि आप इंडिविजुअल्स के फ्रीडम के अंदर दखलंदाजी करते हो। तो वो चीज़ में लिबरलिज्म कहता है कि भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम तो पूरी तरीके से उनको मिलनी चाहिए। तो लिबरल्स टिपिकली ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या इंडिविजुअल्स को दूसरों से बचाने के लिए, कि दूसरे लोग इंडिविजुअल्स को हार्म ना कर दें। उस चीज़ के लिए स्टेट या फिर गवर्नमेंट आप कह सकते हो कि ज़रूरी तो है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक थ्रेट बन सकती है इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए। इनफैक्ट एक अमेरिकन रेवोल्यूशनरी थे थॉमस पेन, उन्होंने अपना वर्क था उनका 1776 का, उनकी किताब है कॉमन सेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इज़ एट बेस्ट अननेसेसरी इविल। मतलब कि ज़रूरत भी है हमें गवर्नमेंट की और ईविल भी है, ठीक है ना। तो जितने भी लॉज हैं, जजेस हैं, पुलिस है, ये सारे जो है ये सब इंडिविजुअल की लाइफ लिबर्टी जो है उसको सिक्योर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ज़रूरी है इन लोगों का रोल। बट इनकी जो कोर्सिव पावर हो जाती है ना, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी चली जाती है। मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करना, वो चीज़ इंडिविजुअल की फ्रीडम के अगेंस्ट भी चली जाती है, वहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये बताई गई है लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग कि ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ पर जो गवर्नमेंट की पावर है वो ज़रूरी होनी चाहिए इंडिविजुअल की लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए, बट साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी प्रिवेंट करना चाहिए जो कि उस पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि लोग इंडिविजुअल की फ्रीडम को इन्फ्रिंज ना कर दें, या फिर जो लोग गवर्न कर रहे हैं वो उसका मिसयूज़ ना कर लें अपनी पावर का। उस चीज़ का एक कोई भी सिस्टम ऐसा डिवाइस होना चाहिए, ये लोग ये कहते हैं। अब थोड़ा सा कंटेंट के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लिबरल, लिबर्टी, लिबर्टेरियन, लिबर्टाइन। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एक वर्ड्स है, लैटिन लिबर वर्ड है, उससे आते हैं, जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि इंडिविजुअल के राइट्स पर बेस्ड है, लिबर्टी पर बेस्ड है, जितने भी लोग गवर्नड हैं हम जैसे लोग उनके हमारे कंसेंट पर बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो लिबरल्स जो है वो जनरली प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोर्ट करते हैं, मार्केट इकोनॉमी सपोर्ट करते हैं। मतलब कि पब्लिक का इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी करते हैं, इक्वालिटी पर, सेक्युलरिज्म पर बिलीव करते हैं, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल सिविल एंड ह्यूमन राइट्स पर बिलीव करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, देन रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन सब चीज़ों पे ये लोग बिलीव करते हैं कि सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करो। इन शॉर्ट ये मतलब है इनका। बट एज पर वोल्फ एंड एडम्स, ये लोग कहते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो मॉडर्न टाइम्स की एक बहुत ही डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, क्योंकि लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट के भी जो भी पावर और अथॉरिटी स्टेट के पास होती है उसमें भी एक लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ लिमिटेड एरिया ऑफ पावर एंड अथॉरिटी फॉर द स्टेट। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें देखते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तभी आपका आंसर जो है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लगेगा। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप उसको रैंडमली नहीं अटेम्प्ट कर सकते, और आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड ही वही है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना पड़ेगा। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं चलेगा यूपीएससी में, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग दोगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप हेडिंग दोगे बैकग्राउंड। फिर आप अगर लिबरलिज्म का ही टॉपिक पूछा है कि व्हाट इज़ लिबरलिज्म, इस टॉपिक पे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप बताओगे सेंट्रल आइडिया ऑफ लिबरलिज्म क्या है। फिर आप एस्पेक्ट्स बता सकते हो, फिर आप थिंकर्स व्यूज़ बताओगे, कुछ थिंकर्स आप अच्छे लिखोगे जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कंसर्न्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिबरलिज्म के साथ जॉन लॉक कंसर्न्ड है, जॉन लॉक पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी जितने भी थिंकर्स आप एक एक करके पढ़ोगे, अलग अलग एस्पेक्ट, यूटिलिटेरियनिज्म है, जेएस मिल है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी पड़ेंगी। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो चीज़ को आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन का आंसर आप दो। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि रैंडम टेस्ट सीरीज़ मत लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के उनकी प्रैक्टिस करो, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल डिमांड क्या है यूपीएससी की, और एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, और कैसे हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट की एक काफ़ी डिस्टिंक्ट मूवमेंट बन गई है। इनफैक्ट जो हेरिडिटरी प्रिविलेज चलती आ रही थी या फिर स्टेट का रिलीजन चलता आ रहा है, एब्सोल्यूट मोनार्की, इनफैक्ट डिवाइन राइट ऑफ किंग्स के, मतलब कि राजाओं के पास ही एक अधिकार होता था, राजा भगवान बन जाता था, है ना। फिर बस एक ही राजा चलता आ रहा है या फिर उसके ही बच्चे आएंगे वो रूल करेंगे, फिर वो सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। या फिर कंजर्वेटिज्म चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ रूल ऑफ लॉ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करता है लिबरलिज्म। तो एक फ़िलासफ़र हैं जैसे जॉन लॉक, वो उनको फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो उसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो अर्ली लिबरल्स थे वो इस चीज़ पे काम करते थे कि फ्री इंडिविजुअल्स होने चाहिए। तो दो तरीके के सोशल कंस्ट्रेंट ये कहते थे कि इनसे इंडिविजुअल्स डील करते हैं। सबसे पहला सोशल कंस्ट्रेंट आता था लिबरलिज्म को अचीव करने के लिए। पहला था रिलीजियस कन्फर्मिटी एंड अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। मतलब कि ये ऐसे कंस्ट्रेंट है जो कि गवर्नमेंट के पावर्स के थ्रू मेंटेन और एनफोर्स किए जाते हैं। कि मतलब ये रिलीजन है, इसी को आपको मानना पड़ेगा, फिर ये राजा है, इसी को ही मानना पड़ेगा, यही गवर्नमेंट का रूल चल रहा है। तो ये सारे जितने भी कंस्ट्रेंट है ये गवर्नमेंट की पावर के थ्रू आ जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अर्ली लिबरल्स का ये एम था कि गवर्नमेंट की जो इंडिविजुअल के ऊपर ये पावर हो जाती है ना, उसको हम थोड़ा सा लिमिट करें, उसको कम कर दें। ये मेन एम था। फिर 1920 के पहले जो मेन आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स थे लिबरलिज्म के, वो थे कम्युनिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म। मतलब कि ये लोग कहते थे कि भाई लिबरलिज्म तो बहुत ही सेल्फिश लोग हैं, उस एरिया में बात करते थे कि आपको सबकी भलाई के लिए बात करनी चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए, और ये कैसे चेंजेस ले आए, है ना, नए तरीके से। आप बहुत ही वेस्टर्न हो रहे हो, बहुत ही मॉडर्न हो रहे हो। तो ये लोग सबसे पहले एक मेन आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स जो थे लिबरलिज्म के, वो यही लोग थे, कम्युनिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड सोशलिज्म। बाद में और भी कुछ आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस इनको फासिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म से भी फेस करने पड़े थे। फिर 20th सेंचुरी का टाइम आता है जिसमें लिबरल आइडियाज़ और ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और लिबरल डेमोक्रेसीज जो है वो वर्ल्ड वॉर के एंड तक भी पहुंच जाती है। अब सेंट्रल आइडिया क्या है लिबरलिज्म का? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी जो स्टूडेंट्स काफ़ी बार पूछते हैं कि क्या हमें ये टॉपिक्स करने के बाद कुछ और नोट्स रेफ़र करने की नीड है। तो आई अंडरस्टैंड कि ये जो एक क्वेश्चन आता है ना, वो एक डर की वजह से आता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ रह तो नहीं जाएगा। पर आप ये समझ के चलो कि हम लोग पिछले 40 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं। 40 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, उसमें हर एक एस्पेक्ट कवर हो जाता है। सारे नोट्स हम लोग इसी वजह से बना के दे रहे हैं। एक कोचिंग का काम ही यही होता है कि आपका काम रिड्यूस करे ताकि आपको रिविजन का या प्रैक्टिस का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, तब भी स्टूडेंट्स वही सेम चीज़ पूछते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको इसी वजह से बता रही हूँ कि आप ये नोट्स कर जाओगे एज इट इज़। इसको वर्ड टू वर्ड आपको रटना है, समझना है, जैसे भी आपको याद करना चाहते हो आप इसको याद करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको बार बार इसी चीज़ को लिख लिख के देखो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लिख भी दिए हैं आगे, हर टॉपिक के नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हैं। इनफैक्ट मैं हर टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चंस भी बताती हूँ कि इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। तो वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को उठाओ, बार बार उसी के आंसर्स ही ये दिए हुए हैं, ये सारे आंसर्स पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करके देखो। आप यही आपकी प्रैक्टिस है, इसके अलावा कुछ भी और करने की नीड नहीं है। ये पूरे आपके बने बनाए नोट्स हैं, ठीक है। बस आपको टाइम देना है अपना बार बार रिविजन करने में, इसको प्रैक्टिस करने में, दैट्स इट। तो लिबरलिज्म का सेंट्रल आइडिया अब हम पढ़ते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो टाइम और सर्कमस्टांस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं और उसके हिसाब से लिबरलिज्म चेंज होता रहता है। तो हर एक कंट्री का जो लिबरलिज्म है वो अलग है। ऑब्वियसली अगर यूएसए में कोई लिबरलिज्म चल रहा है तो वही आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इंडिया में तो काम नहीं करेगा। सबकी सिचुएशंस अलग है, सिचुएशन के हिसाब से ही लिबरलिज्म का फॉर्मूला भी अलग अलग ही लगेगा हर एक कंट्री में, और जनरेशन वाइज ये चेंज भी होते रहेंगे। तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है लिबरलिज्म का, वो एक ऐसा मूवमेंट चला था कि स्टेट की जो पावर है उस पर ट्रस्ट उठ गया था कि स्टेट जो है अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकती है। तो उस वजह से ये जो पूरा ट्रस्ट था स्टेट पे वो हट गया था। तो लिबरलिज्म का ये जो पॉलिटिक्स का जो प्रिंसिपल है, जो कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता है, वो पब्लिक पॉलिसी का मेन गोल माना गया, ठीक है। तो लिबर्टी ये कहा जाता है
के लिबर्टी का मतलब है लिबरेशन, मतलब कि लिबर्टी इम्प्लाई करती है लिबरेशन फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स, किसी भी तरीके की रुकावट से आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो एक अथॉरिटेरियन स्टेट जो कि अपनी मनमानी करना चाहती है, उन लोगों ने जो रिस्ट्रेंट लगाए हैं या जो भी ऐसे रुकावटें डाली हुई हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी में, वो सारे रिस्ट्रेंट से लिबरेशन पाना ही लिबर्टी है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो लिबरल व्यू के हिसाब से स्टेट जो है वो एक नेसेसरी इवल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये बेसिकली कॉमन सेंस जो 1776 की थॉमस पेन की बुक थी, उसका एक लाइन है ये। थॉमस पेन, नाम याद रखना है तो याद रख सकते हो, नोट भी करना है तो नोट कर सकते हो। इनका ये वर्क था कॉमन सेंस, 1776 का ये वर्क था उनका। उसकी ये लाइन है कि गवर्नमेंट इज़ एट बेस्ट अ नेसेसरी इवल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट इज़ अ नेसेसरी इवल, बट उनकी लाइन वैसे वो थी। बट ठीक है, ये कंटेंट फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड उन्होंने क्या बोला था वो मैंने आपको बताया। तो लिबरलिज्म जो है वो स्टेट को इसी तरीके से ट्रीट करती है कि स्टेट जो है वो मीन्स है और इंडिविजुअल एंड्स है। तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है उस वो तो बिल्कुल ही रूल आउट हो जाती है लिबरलिज्म में कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट तो चलेगी ही नहीं बिल्कुल। आपको जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको कुछ तो अधिकार देने पड़ेंगे। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग लिबरलिज्म के, वो हम पढ़ना चाहते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि लिबरलिज्म को थोड़ा सा सहायक है, लिबरलिज्म के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता है लिबरलिज्म अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर देता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल हावी ना हो जाए इंडिविजुअल्स पर। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी जहाँ से आती है, जहाँ से गवर्नमेंट को ये बताया जाता है कि आपकी ये पावर्स हैं, इतनी पावर्स में आपको ऐसे रिएक्ट करना है, ये सब काम आपको करने हैं। तो ये कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आता है ये। और एक गवर्नमेंट की पावर जो है वो फंडामेंटल लॉ से भी एक लिमिट कर दी जाती है कि यहीं तक आपको काम करना है, इसके आगे अगर आप बढ़े तो वो चीज़ आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दोगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से आता है। तो डॉन ई फेरेनबैचर 1989 का इनका ये वर्क है, यहाँ से लिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली क्या काम करता है कि गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशंस डाल देता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस कहाँ से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही दिया गया है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है कि वो जो मन चाहे वो कर दे। तो हर एक कॉमन पीपल जितने भी हैं तो उनके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को नज़र में रख कर ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिराइव किया गया है और डिवाइस किया गया है, जहाँ से गवर्नमेंट अपनी पावर्स लेती है और लिमिट में भी रखती है। अनलिमिटेड फ्रीडम इनको नहीं होती। तो गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि बेसिक ऑर्डिनरी लॉज की फॉर्म में इनको दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट आ गया जस्टिस का। तो लिबरलिज्म ये कहता है कि लिबरलिज्म का जो बेसिस ही है वही जस्टिस है। इनफैक्ट जस्टिस को एक पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म भी डिक्लेयर किया गया है। जस्टिस ऐसा एक प्रिंसिपल है जहाँ से हर एक इंडिविजुअल को, ईच इंडिविजुअल विल गेट हिज ड्यू शेयर, मतलब हर एक इंडिविजुअल को अपना ड्यू शेयर मिलेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि हर एक इंसान इक्वल है और दूसरे लोग उसका अधिकार छीन नहीं सकते। तो जस्टिस एक ब्रॉड सेंस में ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ से लोगों को वो चीज़ मिलती है जो वो डिज़र्व करते हैं और इक्वली मिलती है। तो ये जो टर्म्स है ना, ड्यू शेयर, डिज़र्व, इनकी काफ़ी ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट्स में देखा जाएगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ड्यू शेयर और डिज़र्व की बहुत अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए, आपके पास वो आप कह सकते हो कि फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिलेंगी उसी एक सेम जॉब को अचीव करने के लिए जो कि एक अमीर परिवार में कोई पैदा हुआ बच्चा होगा, उसको वो मीन्स और वो फैसिलिटीज़ मिली होंगी उसी सेम जॉब को अचीव करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि आप दोनों आप कह सकते हो इक्वली बॉर्न तो हुए थे, पर फिर भी आप इक्वल नहीं हो इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ मीन्स व्हाट यू हैव ऑलरेडी गॉट। तो आपका ड्यू शेयर, आप क्या डिज़र्व करते हो, उस चीज़ में आप यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी वजह से ये जो वर्ड्स है ना, ड्यू शेयर, डिज़र्व, इनके काफ़ी ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट से आप इसको देखोगे तो अलग ही इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा। तो इसमें क्या आता है कि मॉरल करेक्टनेस का कंसेप्ट आ जाते हैं जो कि एथिक्स पर बेस्ड होंगे, रैशनैलिटी, लॉ, रिलीजन, इक्विटी, फेयरनेस, इन सब चीज़ों पर बेस्ड होंगे।
अब इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। तो लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल आइडियाज़ और क्रिएशन को भी प्रमोट करता है। तो इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और वेलफेयर है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए बाकी सब प्रिंसिपल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि यही एक सेंट्रल आइडिया है लिबरलिज्म का। तो इंडिविजुअलिज्म के हिसाब से तो इंडिविजुअल्स के जो इंटरेस्ट होने चाहिए, जो वेलफेयर होना चाहिए, उसी को ही देखना चाहिए। गवर्नमेंट को बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनने चाहिए ताकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको सेफगार्ड किया जाए। तो अब जेएस मिल के वर्ड्स हैं ये, इफ़ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन मैनकाइंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट वन पर्सन। मतलब कि अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपका एक अलग ही व्यू पॉइंट चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग मिल के आपको चुप करा देंगे। तो दिस इज़ इक्वली नॉट जस्टिफाइड इफ़ दैट वन पर्सन हैड द पावर ऑफ साइलेंसिंग द मैनकाइंड। पर अगर आप भी एक बंदा जो है पूरी सारे लोगों को, बाकी के जितने भी लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं उनको भी चुप करा दो तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो दोनों का पर्सपेक्टिव आप देखो तो दोनों ही इक्वली दे आर नॉट जस्टिफाइड, यही कहा है जेएस मिल ने। अब नेक्स्ट इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इक्वालिटी क्या होती है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ के और टैलेंट्स का बेस्ट यूज़ कर पाए। बट ये भी कहा जाता है कि हर एक के पास ऐसे चांसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अलग अलग तरीके से पैदा होता है, हर एक अलग सिचुएशन में पैदा हुआ होता है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या डिसेबिलिटी है उनकी। तो ये सारी चीज़ को नज़र में रख के इक्वालिटी जो है वो डिफ़र हो जाती है। अब समझो, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो कि हम पढ़ लेते हैं, जैसे इगैलिटेरियनिज्म, जिसमें एक ऐसा ट्रेंड ऑफ थॉट है जो कि इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल को फेवर करता है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, के जनरल कंडीशन जो है वो लोगों की ज़िंदगियों की वो सिमिलर होनी चाहिए, तब तो जाके आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम बोलोगे। फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पर हर एक इंसान जो है वो दे आर सब्जेक्ट टू सेम लॉज, तो सबको सेम अधिकार मिलने चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स इसमें आ सकते हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी, रेशियल इक्वालिटी के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स का भी रिस्पेक्ट यहाँ पर किया जाता है। फिर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ टू गवर्न, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गया। फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी आती है, इसका क्या मतलब होता है कि सिटीजन्स के पास एक इक्वल वॉइस होनी चाहिए सारे गवर्नमेंटल डिसीजन के पास, हर एक के पास इक्वल अधिकार होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर पाए। जैसे कि यूनिवर्सल सफरेज हो गया, इक्वल राइट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनको अधिकार मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सोशल इक्वालिटी आता है, जहाँ पर हर एक इंसान के पास सेम स्टेटस से होना चाहिए हर एक इंसान, और तभी वो सोशल जस्टिस को फॉर्म कर पाएगा। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाती है, जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी सोसाइटी के ग्रुप्स हैं तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए। फिर कॉन्सोशनलिज्म होता है, बेसिकली कॉन्सोशनल डेमोक्रेसी भी होती है। तो ये होता है कि जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ने ना एक ये कॉन्सोशनल स्टेट डिफाइन की थी, जहाँ पर हर एक के अंदर एक इंटरनल डिविजन्स होते हैं एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक लाइंस पे, और उसी के बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या है, एथनिकली, रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड होते हैं स्टेट फंक्शंस, और हर एक ग्रुप के जितने भी एलिट्स होते हैं उनके कॉपरेशन से ये सारे स्टेट फंक्शंस डिवाइड हो जाते हैं। तो उसको कॉन्सोशलिज्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट राइट्स के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो लिबरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास अपने अपने राइट्स होते हैं, जिसमें स्टेट्स जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो राइट्स जो है वो लीगल होते हैं, सोशल होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड एंटाइटलमेंट इनको कहा गया है कि आपको आपके अधिकार आपको लीगली, सोशली और एथिकली फ्रीडम दिलाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो ऐसे राइट्स जिसमें स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती आपके अधिकारों में। तो लिबरलिज्म जो है वो लिबरल अप्रोच को इस तरीके से एक्सेप्ट करता है कि हर एक सिटीज़न को अपने अधिकार मिलने चाहिए, और जितने भी प्रिविलेजेस अटैच्ड हैं उन अधिकारों के साथ वो चीज़ भी इंडिविजुअल्स को मिलनी चाहिए। तो इंडिविजुअल्स को जस्टिफेबली ये चीज़ मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिबरलिज्म का। बहुत सारे फिलोसोफर्स ये बिलीव करते हैं कि एक सोसाइटी में जहाँ पर फ्रीडम ही नहीं है वहाँ पर इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ जी ही नहीं सकता। तो इंडिविजुअल की कोई सम्मान ही नहीं होगा उस
जगह पर। फिर नेक्स्ट है कंसेंट। कंसेंट भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिबरलिज्म का, क्योंकि कंसेंट का जो आइडिया है वो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट ने आगे रखा था, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे जॉन लॉक हैं और थॉमस हॉब्स हैं, ये कहते हैं कि आइडिया ऑफ कंसेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप हमें अगर प्रोटेक्शन दे रहे हो तो हमारी इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी लिबर्टी में या फिर आप हमारी फ्रीडम में एनक्रोच कर जाओगे, वो चीज़ नहीं होगी। कि ठीक है, हम आपको अपने कुछ अपनी विल से हम आपको कुछ अधिकार दे रहे हैं, और अपनी विल से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम आपको सपोर्ट देंगे इन एक्सचेंज ऑफ कि आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो जॉन लॉक ये कहते हैं कि गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, मतलब कि हम जो लोग जिनको आप गवर्न कर रहे हो, तो हम लोगों का कंसेंट बहुत ज़रूरी है, कि हम लोग मानना चाहते हैं, उसका हमारा पक्ष बहुत ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है गवर्नड का कंसेंट ज़रूर मान के करे, ये नहीं कि हम लोग कुछ और चाह रहे हैं आप कुछ और कर रहे हो, वो चीज़ नहीं चलेगी। तो जॉन लॉक का जो सेकंड ट्रीटाइस है विच इज़ वेरी फेमस, आपने पढ़ा भी होगा, मैं पहले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा भी चुकी हूँ इसको। तो 1690 का ये वर्क है जिसमें कहा जाता है द गवर्नमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल मैन। दिस कंसेंट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी लिबरल स्टेट। मतलब कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी का ही तो प्रोडक्ट है, जिसमें हम सब लोगों का कंसेंट इन्वॉल्व था कि ठीक है हम आपको कुछ अधिकार दे रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ दैट आप हमें कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो कंसेंट जो है वो एक ऐसा बेसिक एलिमेंट है किसी भी लिबरल स्टेट का। नेक्स्ट इकोनॉमिक लिबरलिज्म आता है। तो लिबरलिज्म जो है वो एक मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज़ को एंड करने की बात करता है। रॉयल मोनोपोलीज़ हैं या बहुत सारे जो और ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को एंड करने की बात करता है। ये लेज़र-फेयर का प्रिंसिपल प्रमोट करता है, जहाँ पर लेज़र-फेयर में क्या होता है कि ओपन इकोनॉमी, फ्री ट्रेड जो है इकोनॉमी में, ये सब चीज़ों को सपोर्ट किया जाता है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म इसी सेम चीज़ की बात करता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ना थिंकर्स पर्सपेक्टिव सारे डिस्कस करेंगे कि लिबरलिज्म के जितने भी थिंकर्स हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव्स रहे हैं। So just one more thing, this is our website synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको PSI और ऑप्शनल का कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करना तो आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए वो मिल जाएंगी। एक और चीज़ है, ऑप्शनल के नीचे ही आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी ऑप्शनल की, तो आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। पर मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हमने टॉपिक वाइज मेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं ऑप्शनल में, तो रैंडम टेस्ट सीरीज़ मत लगाना। तो मैं भी ये चीज़ प्रमोट तो नहीं कर रही हूँ। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं प्योरली स्टूडेंट के हिसाब से बात करती हूँ, तो उस चीज़ में मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए कभी आपको नहीं बोलूँगी, ठीक है। इनफैक्ट प्री की टेस्ट सीरीज़ की बजाय भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MSGP का कोर्स है वो लगा जाओगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही टॉपिक्स हैं रिपीट हो रहे हैं। 40 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, सारे टॉपिक्स कवर कर जाता है। तो PSI और ऑप्शनल का ये कोर्स है, यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के बारे में, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और बस पढ़ना ज़रूर मेहनत करके लिखी हुई है ये चीज़ भी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी ये सब चीज़ों की। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी इशू हो तो आप मेल भी कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल ID दी हुई है नीचे कॉन्टैक्ट अस पेज पे, कॉल करना हो कॉल कर सकते हो, और बाकी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना अगर कुछ वैसा इशू हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।